डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स मैन एकेडमी पे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है और उस न्यूज़ में ये कहा गया है कि टर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ हाथ बढ़ाया है और टर्की पाकिस्तान मिलके वो लोग कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं जिस स्ट्रैटेजी के अंदर उनको इंडिया भारत के राइज को, भारत के सक्सेस स्टोरी को खत्म करना है। इन दोनों कंट्रीज को ऑब्वियसली कृपा होगा चाइना के शी जिनपिंग का, क्योंकि ये तीनों कंट्रीज का एक ही ऑब्जेक्टिव है, हाउ टू स्टॉप इंडिया फ्रॉम बिकमिंग अ ग्लोबल पावर। तो आज के इस सेशन में हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे कि टर्की पाकिस्तान के प्रति इतना क्यों क्लोज हो रहा है, ऐसी क्या मजबूरी हो गई है, एर्डोगन टर्की के जो प्रेसिडेंट है वो क्या चाहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी इस चीज के अगेंस्ट अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो किस तरीके से टर्की के इस रवैये को काउंटर कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे अबाउट द टर्की इंडिया रिलेशनशिप। ये आज के न्यूज में आया है। इस न्यूज में कहा गया है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्किश गवर्नमेंट ऑफिशियल है, और ये जो टर्किश गवर्नमेंट ऑफिशियल है इनका कहना है कि टर्की के पार्लियामेंट में इस तरीके का सुझाव प्रस्ताव रखा गया है कि हमें इंडिया को किसी भी तरीके का वेपन एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ इंडिया के जो पड़ोसी मुल्क हैं पाकिस्तान, उनके साथ हमें अपने रिलेशन को और ज्यादा ब्रॉडन और बढ़ाना चाहिए। इस तरीके का सुझाव टर्की के पार्लियामेंट में रखा गया है। ऑल्दो इंडिया टर्की का रिलेशंस खराब है, नो डाउट, बट जिस तरीके से टर्की के पार्लियामेंट में इंडिया के बारे में डिस्कशन हो रहा है, यह बताता है कि जो टर्की है वो इंडिया के लिए ऑब्सेस्ड हो चुका है। जो टर्की है वो उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, लगता बच गया, कि इंडिया के राइज को रोकना। इससे हमें तो खुश होना चाहिए, बिकॉज हम तो ऐसा टर्की के बारे में कभी भी पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करते हैं। बट इफ दे आर डिस्कसिंग, विच मीन्स इंडियाज टाइम हैज कम, एंड दिस इज वाई दीज कंट्रीज आर कमिंग इन दिस काइंड ऑफ रोग इंटेंशंस टू स्टॉप इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। ये जो रिपोर्ट आया है जिसमें कहा गया है कि टर्की के पार्लियामेंट में इस तरीके की चीजें हो रही हैं, ये कोई बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग भी नहीं है, बिकॉज ये एक्सपेक्टेड था, बिकॉज ऑलरेडी इंडिया और टर्की का रिलेशंस काफी ज्यादा खराब रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी इंडिया ने रिसेंटली वेपन के शिपमेंट को टर्की के लिए बंद कर दिया है। इंडिया इज नॉट गोइंग टू सेल और सेंड एनीथिंग रिलेटेड टू वेपन्स टू टर्की। और एक बहुत बड़ा डील जिसमें टर्की कंपनी को इंडिया के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसके अंदर टर्की जो है वो इंडिया के नेवी के लिए कुछ शिप्स बनाएगी। $2.5 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट था, उसको भी इंडिया ने कैंसिल कर दिया है, और ये कॉन्ट्रैक्ट अब एक इंडियन बेस्ड कंपनी जो कोची केरला में है उसको दे दिया गया है। एक तरीके से इंडिया टर्की के रिलेशंस रीसेंट टाइम में बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुए थे। ये देख सकते हैं आप, इंडिया कैंसल्स शिप बिल्डिंग ऑर्डर, टर्की सस्पेंड्स डिफेंस एक्सपोर्ट, की टर्की इंडिया को कोई भी डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं करेगी, और इंडिया ने उसके रिटेलिएशन में एक बहुत बड़ा शिप बिल्डिंग ऑर्डर का कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन क्लासेस हमारे इंग्लिश मीडियम बैच में करोल बाग ब्रांच में स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा हिंदी मीडियम के बैचेस हमारे मुखर्जी नगर ब्रांच में स्टार्ट होने जा रहे हैं। प्रयागराज में हमारे इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम में बैच आने वाले टाइम में स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, कॉम्प्रिहेंसिव जनरल स्टडीज, डेली करंट अफेयर्स, 1-to-1 मेंटोरशिप एंड डाउट सॉल्विंग जैसे तमाम चीज प्रोवाइड करती है। और ये सारे इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो उसका एक ही सोर्स है, आप हमारे अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन। सो प्लीज डोंट डिले इट, डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप एंड एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब ये बात हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि टर्की को पाकिस्तान के प्रति ये जो प्यार है ये आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ा है, और इसी की वजह से इंडिया टर्की के रिलेशंस में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। आप देख सकते हैं टर्की का जो सपोर्ट है पाकिस्तान के लिए कश्मीर के ऊपर बहुत ज्यादा। एर्डोगन जो टर्की के प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि कश्मीर में आर्टिकल 370 को जो इंडिया ने हटाया ये काफी गलत चीज है। इंडिया जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेट करता है कश्मीर में। तो इस तरीके से हमेशा से टर्की, एर्डोगन इंडिया एंटी इंडिया स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशंस में देते रहे हैं, एक तरीके से पाकिस्तान को खुश करने के लिए। और ये रिश्ता पाकिस्तान टर्की का इतना गहरा इसलिए भी हो जाता है बिकॉज पाकिस्तान टुडे जो कि एक अच्छा अखबार है, फेमस अखबार है पाकिस्तान में, वहां पे आता है ये हेडलाइन कि पाकिस्तान एंड टर्की आर शेपिंग न्यू एरा ऑफ कोऑपरेशन।
यार देखिए, आप एक बात तो क्लियर है कि दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, इसलिए वो दोनों एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। और खासकर ये दोनों सुन्नी कंट्रीज हैं। को पता है इस्लाम में शिया सुन्नी होते हैं, तो पाकिस्तान भी एक सुन्नी कंट्री है, टर्की भी एक सुन्नी कंट्री है। तो ये दोनों कंट्रीज में एक साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप देख सकते हैं टर्की ने इंडिया के आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के अगेंस्ट स्टैंड लिया था। टर्की हमेशा से कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में उठाता है। साथ साथ टर्की जो है वो इस्लामाबाद को ड्रोन्स और सबमरीन जैसे टेक्नोलॉजीज को अभी ट्रांसफर कर रहा है। एक मतलब ये बताता है कि टर्की जो है वो क्लियरली पाकिस्तान के साथ बिल्कुल खड़ा है। क्यों खड़ा है इसकी बात हम लोग करेंगे कि वाई टर्की इज इन लव विद पाकिस्तान। इसको समझने के लिए आप इस नक्शा को समझे। ये नक्शा है ऑटोमन एम्पायर का, जिसका नाम आपने सुना होगा कि ऑटोमन एम्पायर वाज वंस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड। और इसका कैपिटल कहां था? टर्की में, इस्तांबुल। तो ऑटोमन एम्पायर जो कि एक सुन्नी एम्पायर था, इस सुन्नी एम्पायर का उस समय जो कैपिटल था वो कहां था? आपको टर्की में। सो दैट्स व्हाई टर्की हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट पावर, स्पेशली इन द इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लामिक वर्ल्ड में टर्की का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस था, रेलेवेंस था। लेकिन जब ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया, उसके बाद टर्की जो है वो वेस्ट के कंट्रोल में चला गया। और यहां से स्टार्ट होता है टर्की का मॉडर्नाइजेशन, सेक्युलरिज्म, ठीक है, वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ। इसलिए आप देखोगे टर्की में जो जिस तरीके से आप देखो ईरान में एंटी हिजाब मूवमेंट है, बट आप कहोगे ईरान तो बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी है, लेकिन नहीं, ईरान भी एक समय वेस्टर्न कंट्रोल्ड लीडर के द्वारा गवर्न किया जाता था, जिसकी वजह से इस तरीके के माइंडसेट भी वहां के लोगों में है। इसलिए टर्की भी ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स होने के बाद अपना जो ग्रैंड रिस्पेक्ट था मुस्लिम कम्युनिटी में वो खो दिया था, और वो वेस्ट के साथ काफी ज्यादा क्लोज हो गया। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है, खासकर एर्डोगन का जो सपना है वो चाहते हैं कि जो ऑटोमन एम्पायर की लेगेसी थी, जो टर्की का इस्लामिक कम्युनिटी में पावर था, जो टर्की का हेजेमनी था इस्लामिक कम्युनिटी में, उसको वापस से रिस्टोर कर। इसीलिए टर्की के जो प्रेसिडेंट एर्डोगन है वो बहुत ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज के साथ उनके सपोर्ट में, उनके दिल जीतने के लिए इस तरीके के बयानबाजी को कर रहे हैं। सो देखो ये क्या कहता है कि ऑब्जर्वर्स व्यू दैट टर्किश अप्रोच इज अ पार्ट ऑफ एर्डोगन्स अटेम्प्ट फॉर न्यू ऑटोमन, न्यू मतलब न्यू ऑटोमन reimagination of Turkey, that Turkey has to reimagine itself, rediscover itself. And that is why Turkey, especially under the Erdogan, is proactively supporting the Islamic cause in order to become the leader of the Islamic world. तो ऑटोमन एम्पायर की उस लेगेसी को ये लोग वापस से प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए टर्की जो है वो एक तरीके से कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा मुस्लिम कॉज के लिए खड़ा रहता है। आप देखो टर्की जो है वो एंटी इजराइल स्टेटमेंट भी दिया है, पाकिस्तान के साथ काफी खड़ा है, कतर को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। जब कतर के ऊपर बाकी कंट्रीज अरब नेशंस ने ब्लॉकेट लगा दिया था तो एर्डोगन कतर के सपोर्ट में आ गए थे, विच मीन्स कि एर्डोगन इज ट्राइंग टू थ्रो हिज हैट to a lot of places in order to get the love from the Islamic world. और एक बहुत ही बड़ा आपको इंसिडेंट पता होगा कि टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बहुत फेमस इस्तांबुल म्यूजियम उसको इन्होंने मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया था, मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी मचा, जिनका नाम था हेगिया सोफिया। इट इज अ वर्ल्ड फेमस म्यूजियम, बट बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि ये पहले मस्जिद था, अब इसको म्यूजियम बना दिया गया, तो वापस अब इसको मस्जिद बनाना है। सो दैट शोज कि हाउ मच एर्डोगन जो है वो अपने रिलीजन को पॉलिटिक्स और हर एक चीज में लाने जा रहे हैं। एक बात आता है कि इंडिया का टर्की को कैसे मैनेज किया जा रहा है, तो इंडिया क्या कर रहा है, आप इस मैप को समझिए। ये रहा टर्की। टर्की का थोड़ा सा बाउंड्री डिस्प्यूट है ग्रीस के साथ, टर्की का प्रॉब्लम है इजराइल के साथ, टर्की का प्रॉब्लम है अर्मेनिया के साथ। तो टर्की को घेरने के लिए इंडिया ग्रीस के साथ रिश्ता बढ़ाया, इजराइल के साथ तो आपको पता ही है, नेतन्याहू एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, और अर्मेनिया को अब हम वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये वाला हेडलाइन कि इंडियाज मोदी विजिट्स ग्रीस, द फर्स्ट विजिट टू द कंट्री बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन 40 ईयर्स। आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन जा रहे हैं, पोलैंड जा रहे हैं, ऑस्ट्रिया जा रहे हैं, ग्रीस जा रहे हैं। तो इस पूरे एरिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाह रहे हैं। और ग्रीस वो इसीलिए गए थे टू गिव अ मैसेज टू टर्की दैट इफ यू सपोर्ट आवर नेबर
to create problem for us. Don't think that we cannot reach Greece. So Prime Minister Modi after 40 years, और टर्की काफी शॉक में हो गया था. They never expected कि Prime Minister Modi ग्रीस पहुंच जाएंगे, but गए Prime Minister Modi. ठीक है. इजराइल के साथ हमारा आपको पता है बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन है. ग्रीस गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, उसकी वजह से रिलेशनशिप हमारा अपग्रेड होके स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो गया. साथ ही साथ डिफेंस एंड मिलिट्री कोऑपरेशन हुआ. ग्रीस ने इंडिया को सपोर्ट किया उनके कश्मीर मुद्दे के लिए. सिमिलरली आप देखिए अर्मेनिया में नाउ वी हैव स्टार्टेड टू एक्सपोर्ट वेपन, एयर डिफेंस सिस्टम एंड अ लॉट ऑफ सोफिस्टिकेटेड पार्टनर्स. बिकॉज अगर आप देखेंगे अर्मेनिया के बगल में उसका दुश्मन है अजरबैजान, और अजरबैजान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, अर्मेनिया क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है. तो इसलिए अर्मेनिया टर्की के बीच में प्रॉब्लम है, तो इंडिया अर्मेनिया को डिफेंस भेज रहा है. सो दैट शोज कि इफ टर्की, चाइना एंड पाकिस्तान विल कम टुगेदर टू एनसर्कल अस, डोंट वरी बॉस. Prime Minister Modi and Jaishankar is thinking way beyond that. We are trying to encircle you via having our own influence in Greece, Israel and Armenia. अब बात आता है कि क्या टर्की को, भाई क्या हो गया टर्की को, क्यों ऐसे कर रहे हो आप? तो टर्की को खुद सोचना चाहिए, आत्म मंथन करना चाहिए. यार टर्की का इन्फ्लेशन देखो आप, 83%. इंडिया में इन्फ्लेशन 5% होता है तो लोग रोड पे आ जाते हैं, सरकार गिर जाती है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है. बट जस्ट इमेजिन टर्कीज इन्फ्लेशन इज 83%. टर्की का ग्रोथ अपने लोएस्ट लेवल पे आ चुका है. टर्की की जो करेंसी है लीरा, वो कोलैप्स कर चुकी है. टर्की किसी तरीके से अपनी इकोनॉमी को संभाले हुआ है, बचा कुछ नहीं है. सेम गोज फॉर पाकिस्तान. आपको तो पता होगा पाकिस्तान तो हम जानते ही हैं, आईएमएफ से भीख मांगते रहता है हर 2 दिन पे. और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन अगेन इट इज अराउंड 30 to 35%. सो दीज कंट्रीज नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट. भाई अब अपनी इकोनॉमी भी ठीक करो. यू हैव टू सेपरेट पॉलिटिक्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स. इकोनॉमी हैज टू गो एंड फॉर दैट यू नीड इंडियाज मार्केट. अगर टर्की, आप बेवकूफ हो, आपको 140 करोड़ का इंडियन का मार्केट नहीं दिख रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ रेटोरिक्स, जुमलाबाजी, आप इस तरीके से ये विचारधारा को प्रमोट कर रहे हो, प्रोपोगेंडा चला रहे हो, सो दैट आपकी लेजिटिमेसी पे सवाल ना उठ पाए. आप बस लोगों को भटकाना चाह रहे हो रियल मुद्दा से. अगर टर्की की इकोनॉमी अच्छी चल रही होती तो हो सकता है एर्डोगन ये सब नहीं करते. आज एर्डोगन जब जॉब नहीं दे पा रहे हैं, आज जब पाकिस्तान जॉब नहीं दे पा रहा है, इन्फ्लेशन दोनों नहीं रोक पा रहे हैं, तो अब ये करेंगे क्या? यही सब मुद्दा मिला इनको. सो दैट्स व्हाई दे नीड टू इंट्रोस्पेक्ट. और पाकिस्तान को तो खासकर दूसरे के गोदी में बैठना बंद करो. कोल्ड वॉर के समय अमेरिका के साथ थे, अभी चाइना के साथ हो. टर्की आ गया तो टर्की के साथ चले हो गए. आपका है क्या स्टैंड? So stop sitting on someone else's land. And China, इस तरीके की जियोपॉलिटिक्स जो आप कृपा बनाए हुए हो इनडायरेक्टली, आप कहते हो, शी जिनपिंग कहते हैं कि आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ कॉमन डेस्टिनी. एक कॉमन डेस्टिनी बनाना है मुझे, बट वो दिखता नहीं है. जिस तरीके से प्रेडिटरी जियोपॉलिटिक्स कर रहे हो, जापान को प्रोवोक कर रहे हो, आप फिलीपींस को प्रोवोक कर रहे हो, इंडिया के साथ गलवान कर रहे हो. करना क्या है? पाकिस्तान में जिस तरीके से बलूचिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट किए हो, जो आज बलूचिस्तान के लोग वहां पे परेशान हैं. So China also, if you want to become a global power, first try to act as one. Otherwise, you will be a bubble which can be burst at any point of time because of all these contradictions. What you say and what you're doing are completely two opposite different things. Hence, China को predatory geopolitics बंद करना चाहिए. Pakistan should stop sitting on someone else's lap and Turkey need to introspect. तो इंडिया को इस तरीके के पॉलिटिक्स से कोई खतरा नहीं है because we are very much strong. We know how to deal with foreign policy. कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे भी, बट स्टिल वी आर वेरी मच स्ट्रांग टू डील विथ ऑल दीज प्रॉब्लम्स. ये जितने भी पीडीएफ्स हैं, आपको ये पीडीएफ्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. साथ साथ वहां पे डेली द हिंदू न्यूज़पेपर का कंप्लीट एनालिसिस, करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, वो सब आपको वहां पे मिल जाएंगे. सो इफ यू वांट टू गेट ऑल दीज पीडीएफ्स, feel free to visit the Telegram channel and stay tuned. So see you again in the next video. Till then, bye, goodbye, take care, and all the best. Unacademy. Let's crack it.